तो आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान। ठीक है। अभी तक हमने संविधान के 2 भाग पढ़ लिए हैं। सबसे पहले मैंने आपको संघ और राज्य क्षेत्र भाग 1 पढ़ाया था। फिर उसके बाद नागरिकता पढ़ा दी भाग 2 में। ठीक है। कल मैंने आपको नागरिकता पढ़ाई थी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भाग 3, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है और एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। जो भी आपका कंपटीशन एग्जाम होता है तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको यहीं से पूछे जाएंगे। और इसके साथ साथ आपको ये भाग पढ़ना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि आप इस देश में, इस समाज में, इस विधि विधान जो बना हुआ है संविधान का, उसके अंतर्गत आप रहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको आपको अपने देश में कौन कौन से अधिकार मिले हुए हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, जिससे कि आपके अधिकारों का कोई हनन करे या आपके अधिकारों को कोई प्रदान न करे, न मिले आपको वो अधिकार, तो आप उस अधिकार के लिए बोल सकते हैं, आवाज उठा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट पे जा सकते हैं, हाई कोर्ट में जा सकते हैं, किसी भी कोई भी कोर्ट जो कि आपके अधिकारों का हनन होता है, इसे मौलिक अधिकार कहा जाता है। इन अधिकारों को अगर हनन होता है तो आप किसी भी कोर्ट में जा सकते हैं और कोर्ट आपकी बातें सुनेगा और आपके अधिकारों को प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, इन्हें मौलिक अधिकार कहते हैं। सॉरी, मौलिक, इन्हें क्या कहते हैं? मौलिक अधिकार कहते हैं, जो हमें जन्म से प्राप्त होते हैं। इसीलिए मौलिक अधिकारों को, ये हम इस देश में पैदा होते हैं तो इन्हें हमें ये अधिकार मिल जाते हैं। इसीलिए मौलिक अधिकार को नैसर्गिक अधिकार भी कहा जाता है। ठीक है, इसीलिए मौलिक अधिकारों को नैसर्गिक अधिकार भी कहा जाता है। नैसर्गिक यानी प्राकृतिक, ये हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त हो जाते हैं, इसीलिए इन्हें नैसर्गिक अधिकार कहा जाता है। ठीक है, मौलिक अधिकार या नैसर्गिक अधिकार इन्हें कहा जाता है। इसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है, यानी अधिकार पत्र। मैग्ना कार्टा का अर्थ होता है अधिकार पत्र। ये संविधान निर्माताओं ने हमें एक अधिकार पत्र सौंपा है कि इस मौलिक अधिकार भाग 3 के तहत आर्टिकल 12 से 35 ये हम अपने नागरिकों को प्रदान करते हैं, और नागरिक इसके द्वारा इस इंडिया में, मतलब देश में रह करके और अपना सहयोग देंगे और उन्हें ये अधिकार प्राप्त होगा, और ये अधिकार उनसे कोई भी छीन नहीं सकता। ठीक है, तो मौलिक अधिकार जो होते हैं उन्हें हमसे कोई नहीं छीन सकता। हाँ, अगर संसद कानून बनाती है तब इसमें कोई परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, संसद कानून बना करके इसमें परिवर्तन कर सकती है। कुछ समय के लिए कुछ अधिकार जो हैं, अगर हमारे देश पे किसी विदेशी शासन का आक्रमण हो जाता है या सशस्त्र विद्रोह हो जाता है या वित्तीय आपात आ जाता है, तो उस टाइम पे आपातकाल की स्थिति में कुछ अधिकार जो हैं वो निलंबित राष्ट्रपति द्वारा किए जा सकते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा निलंबित किए जाएंगे, यानी उन्हें कुछ समय के लिए उन्हें रोका जाएगा, कुछ समय के लिए। ठीक है, उन्हें रोका जाएगा, लेकिन वो अधिकार एकदम से खत्म राष्ट्रपति द्वारा नहीं किए जा सकते। इसमें से कुछ अधिकार हैं जिन्हें आपातकाल में भी लागू रहेगा। ठीक है, ये कौन से अधिकार हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगी। ठीक है, तो मौलिक अधिकार जो होते हैं, मौलिक अधिकारों को नैसर्गिक अधिकार भी कहते हैं। इन्हें मैग्ना कार्टा कहते हैं। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है अधिकार पत्र। जैसे आपको किसी भूमि का रजिस्ट्री करा लिए तो आपको एक अधिकार पत्र मिल जाता, वैसे ही इस देश में रहने पे इस देश के नागरिकों को एक मैग्ना कार्टा यानी मौलिक अधिकार मिला हुआ है, जिसके थ्रू अपने अधिकारों को इंडिया के जो नागरिक हैं वो जानेंगे और अपना ये अधिकार प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो संविधान निर्माताओं ने ये मौलिक अधिकार लिखा हुआ है। ठीक है, आगे मैं बताऊंगी कि कैसे कैसे ये अधिकार आपका अप्लाई होगा, और इसको आप जान करके आपके एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन आते हैं, और आपके जीवन में जीने के लिए भी ये जानना आपको अत्यंत आवश्यक है। सिर्फ पढ़ने वाले बच्चे नहीं, कोई भी इसको देख सकता है। उसको पता होना चाहिए कि मेरे कौन कौन से अधिकार हैं, जिससे कि आपके अधिकारों का कोई हनन ना कर पाए। ठीक है,
अब ये जो अधिकार हैं वो यूएसए से लिए गए हैं, ठीक है। ये जो अधिकार हैं वो यूएसए से लिए गए हैं। आर्टिकल 12 में मूल अधिकार की परिभाषा दी हुई है, ठीक है। परिभाषा दी हुई है, आपको बताया गया है कि मूल अधिकार क्या है। हाँ, आर्टिकल 13 में अल्पीकरण किया गया है, हमारे अधिकारों का अल्पीकरण किया गया है। कैसा अल्पीकरण? जैसे मान लीजिए हम बोले कि हमें तो कहीं भी घूमने की आजादी है, तो हम किसी के घर में घुस जाएं, ये अच्छा नहीं है। तो इसलिए अब बोलेंगे कि ये तो मेरा अधिकार है, हम कहीं भी पूरे इंडिया में कहीं भी घूम सकते हैं। अब कोई रिस्ट्रिक्टेड जोन है जिधर आर्मी वाले या जो हमारी सेना है वो अपना कोई एक्सरसाइज कर रही है या कोई खुफिया जानकारी रखी हुई है, तो आप बोलेंगे कि मैं तो कहीं भी पूरे देश में आ जा सकता हूँ, मुझे तो स्वतंत्रता है। तो ऐसी स्वतंत्रता नहीं है, ठीक है। अल्पीकरण का अर्थ है कि अधिकारों को कम करना, मतलब जब हमारा अधिकार किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाए, ठीक है, किसी दूसरे के अधिकारों का हनन नहीं करे, तभी तक हमें अधिकार मिलेगा, ठीक है। अगर हमारा अधिकार किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाता है, ठीक है, तो वहां अधिकारों का अल्पीकरण कर दिया गया है, ठीक है। कहीं भी जब हम हमारे अधिकार के साथ साथ उस व्यक्ति को भी उतना ही अधिकार प्राप्त है, इसलिए अल्पीकरण किया गया है, ठीक। तो फिर इसके बाद जो 14 से 18 तक जो अधिकार हैं वो हमें मिले हुए हैं समानता का अधिकार, ठीक है। आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक है, तो आप बताएंगे 14 से 18 तक का जो जो मौलिक अधिकार है वो समानता का अधिकार के अंतर्गत आता है, ठीक है। समानता का अधिकार होता है, ठीक। तो आप समझ गए। अब आर्टिकल 14 में क्या है? आर्टिकल 14 में है विधि के समक्ष समानता। विधि मतलब कानून, मतलब जो कानून है, पुलिस है, कोर्ट है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, न्यायालय जो भी है, सभी के सामने को सभी जो व्यक्ति होते हैं वो समान होते हैं, ठीक है। चाहे वो कितना भी बड़ा चाहे अमीर हो, गरीब हो, ऊंच नीच, ये सबका भेदभाव हमारा जो विधि है, हमारा जो कानून है वो भेदभाव नहीं करता है, ठीक है। राष्ट्रपति को कुछ अधिकार प्राप्त हैं कि राष्ट्रपति को उसके पद पे रहते हुए तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो विधि के समक्ष जो समानता है वो है कि सभी व्यक्ति जो हैं वो कानून के सामने बराबर हैं। इसीलिए हमारी जो न्याय की देवी हैं वो अपने हाथ में तराजू ली हुई होती हैं और आंखों पे पट्टी बंधी रहती है कि हमारे सामने हम किसी को नहीं देख रहे हैं कि तुम राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या कोई नेता हो, मेरे सामने सभी लोग समान हैं। बस राष्ट्रपति को कुछ केस में छूट मिली हुई है, वो आगे बताएंगे आपको, ठीक है। जब राष्ट्रपति का चैप्टर पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे कि उस पे कौन-कौन से मुकदमे चल सकते हैं, कौन-कौन से नहीं चल सकते हैं, ठीक है। ये सब मैं आपको बताऊंगी बाद में। अभी आप इतना समझिए कि आर्टिकल 14 के अंतर्गत क्या होता है, विधि के समक्ष समानता होती है, यानी कानून के सामने सभी लोग समान हैं। हमारा जो संविधान है उसे जब हमारा देश आजाद हुआ था तो जो संविधान निर्माता थे वो पूरे विश्व के संविधान को पढ़ करके, ठीक है, पूरे विश्व के जो संविधान था उन सबको पढ़ पढ़ करके उसमें से जो निचोड़ निकाल करके कुछ कुछ जो हमारे देश के लायक था, जो हमारे देश के लोगों के पर अप्लाई करने लायक था, उसको उन्होंने चुन चुन करके और अपने संविधान में डाला है। तो हर लगभग जो हमारा संविधान है उसके भाग जो हैं उसमें जो आर्टिकल्स हैं वो किसी न किसी देश से कुछ-कुछ आर्टिकल्स जो हैं वो किसी न किसी देश के संविधान से लिए गए हैं। तो एग्जाम में अक्सर ये भी पूछता है कि ये वाला जो टॉपिक है वो किस देश के संविधान से लिया गया है। तो इसमें आपको 14 पूछता है कि विधि के समक्ष जो समानता है यानी कानून के सामने सब समान है। कानून के सामने सब समान हैं,
ये आर्टिकल कहाँ से लिया गया है? तो आप बताएँगे कि ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है? विधि के समक्ष समानता जो है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, ठीक है? तो आप एकदम ये याद ही रखेंगे। आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समानता कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। आर्टिकल 15 में क्या कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, कुछ भी हो, चाहे वो कोई भी लिंग का हो, चाहे स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो या जो थर्ड जेंडर है वो हो, उसके आधार पे या जन्म स्थान मतलब आपका कहीं जन्म हो गया, जैसे मान लीजिए आपका जन्म चंबल में हो गया, तो आपको डाकुओं की तरह नहीं ट्रीट किया जाता है क्योंकि चंबल जो है वो डाकुओं के लिए फेमस है। इसलिए आपका चंबल में जन्म हो गया तो आपको जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है? तो जाति, धर्म, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव आपके साथ नहीं किया जाएगा। आप किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी जन्म स्थान किसी भी स्थान से आपका जन्म स्थान रहा हो, आपके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है? ये आर्टिकल 15 के अंतर्गत आता है, ठीक है? आर्टिकल 16 में दिया हुआ है, इसको आप कर सकते हैं कि भेदभाव नहीं, छोटे-छोटे जो कीवर्ड्स होते हैं उसके थ्रू आप आर्टिकल्स को याद रख सकते हैं, लेकिन पूरा पहले समझना पूरे डिटेल में आपको समझना है। समझ जाएँगे, उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन्स आते हैं तो आप लगा लेंगे, ठीक है? तो पहले आपको पूरा समझना है, फिर उसको कीवर्ड्स के थ्रू याद रखना है। आर्टिकल 16 में क्या है? सरकारी नौकरी में समानता। सभी लोग सरकार मतलब सरकारी नियोजन हुआ या मान लीजिए जो हम अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, जैसे नेता लोगों को चुनते हैं जो हमारे प्रतिनिधि हैं, सांसद, विधायक या कोई भी जॉब हुई, चाहे रेलवे हुई या हमारा विद्युत विभाग हुआ या ए, जैसे फ्लाइट वाला विभाग हुआ, कोई भी विभाग हुआ, हर विभाग में या हमारे प्रतिनिधि जिसको हम लोग चुनते हैं, विधायक, सांसद या कोई भी आप चुनाव चुनाव हुआ या किसी भी प्रकार की सरकारी जो नौकरी होगी उसमें आपको समानता दी जाएगी, ठीक है? कोई भी जाति, धर्म या लिंग या जन्म स्थान के आधार पर आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। सरकारी नौकरी में सभी को समानता है। लेकिन जो जो इसमें विवाद उठता है वो मैं आपको बता दी हूँ। जब संविधान बना था तो 10 वर्षों तक के लिए आरक्षण दिया गया था कि जो जो दबे कुचले लोग हैं, जो अभी मुख्य धारा में नहीं आ पाए हैं, उनके लिए 10 वर्ष तक का कानून है कि उनको प्रायोरिटी दी जाएगी किसी भी नौकरी में, पढ़ाई में, उनका एज कोई फॉर्म भरने में, उनके एज में कुछ छूट दी जाएगी जिससे कि ये भी मुख्य धारा में आ सके, ठीक है? क्योंकि जब देश आजाद हुआ था तो उस समय बहुत सी मतलब अनकंडीशंस सिचुएशंस बनी हुई थी जिसकी वजह से ऊंच-नीच, जाति-पात, ये नीची जाति का है, ये ऊंची जाति का है, ये सब चीजें बहुत ज्यादा थी। अशिक्षा जब रहती है तो यही होता है। लेकिन इस समय देखिए, इस समय कोई जाति-पाति का भेदभाव नहीं है। अगर कोई कहे कि जाति-पाति का भेदभाव है तो इस सिचुएशन में कोई जाति-पाति का भेदभाव नहीं है। हाँ, अमीर-गरीब का भेदभाव है, ठीक है? 2 ही जातियाँ रह गई हैं, अमीर और गरीब। अमीर के साथ आप अच्छे से लोग पेश आते हैं और गरीब के साथ भी अच्छे से ही पेश आते हैं लोग। लेकिन देखिए गरीब होना कोई गुण नहीं है। आप अपनी गरीबी को खुद से मिटा सकते हैं, ठीक है? ये नहीं कि मैं गरीब हूँ तो मेरा क्या होगा, ऐसे नहीं करना है। आपको अपने परिवार को गरीबी से निकालना है कि मैं क्या करूँ, मैं कैसे करूँ कि अपने परिवार को इस गरीबी से निकाल लूँ, इतना मेहनत करूँ, ठीक है? तो गरीब होना कोई मेडल नहीं है, आप गरीब बनने की कोशिश गरीब बन के किसी से वो ना लीजिए। आप बस ये सोचिए कि हम अपने परिवार को इस गरीबी के दलदल से बाहर निकालेंगे, ठीक है? तभी एक-एक परिवार अगर गरीबी से निकलेगा तभी हमारा देश भी ऊपर आगे बढ़ेगा, ठीक है? तो सरकारी नौकरी में सभी को समानता मिलेगी, चाहे वो किसी भी जात, धर्म, लिंग, जन्म स्थान कहीं का भी हो, सभी को समानता मिलेगी। बट कुछ सिचुएशंस में आरक्षण दिए जाएँगे। पहले क्या था महिलाओं को बाहर पढ़ने नहीं जाने दिया जाता था और कुछ जातियाँ थी जैसे
कथित तौर पे नीची जातियाँ, जैसे कहने के लिए है नीची जाति, कोई ऊँचा-नीचा होता नहीं है, लेकिन मैं बता रही हूँ बस नीची जातियाँ, ऊँची जातियाँ, ये सब था कि तो नीची जातियों को पढ़ने नहीं दिया जाता था, सिर्फ ब्राह्मण और क्षत्रिय पढ़ सकते थे। ये सब भ्रांतियाँ उस समय फैली हुई थी लोगों में, तो लड़कियाँ नहीं पढ़ सकती हैं, लड़कियाँ स्कूल नहीं जा सकती थीं, लड़कियों के लिए ज्योतिबाई फूले की पत्नी थी, उनका नाम आप लोग बताएँगे? उनकी पत्नी ने लड़कियों के लिए स्कूल बनाया था और उनका नाम था सावित्री बाई फूले। तो उन्होंने लड़कियों के लिए स्कूल बनवाया था। सबसे पहले मुंबई में पहला लड़कियों का स्कूल मुंबई में सावित्री बाई फूले ने खोला था। उनको बिग थैंक्स मेरी तरफ से कि उनकी वजह से आज लड़कियाँ इतना आगे हैं। तो कुछ इसीलिए कुछ आरक्षण दिया गया था, कुछ स्थिति में आरक्षण दिया गया जिसकी वजह से जो मुख्य धारा से उस समय कटे हुए हैं, जैसे मान लीजिए कोई पहले से ऊपर ऊपर उठा हुआ है और कोई बहुत नीचे है, तो इनको सपोर्ट दे करके और इनकी बराबरी में लाया जाए। इनको नीचे नहीं गिराना है, लेकिन इनको सपोर्ट करके इनकी बराबरी में लाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था हमारे संविधान निर्माताओं ने की थी। ठीक है? तो आरक्षण पे अब बहुत बहस होती रहती है, ये उनका मैटर है। लेकिन उस टाइम के हिसाब से आरक्षण था कि जो मुख्य धारा में पहले से हैं वो तो ठीक है, जो दबे-कुचले लोग हैं उनको सपोर्ट दे करके बराबर में लाया जा सके। जिससे देखिए जब सभी लोग देश के लिए कार्य करेंगे तभी देश की उन्नति हो सकती है। अब कुछ लोग देश की उन्नति के लिए कार्य करें, कुछ लोग नीचे गिराने के लिए करें, तो देश की उन्नति पॉसिबल नहीं है। तो हम सबको मिल कर के और ऐसा काम करना है कि देश की उन्नति हो सके, ठीक है? आर्टिकल 16 में हमने पढ़ा कि सरकारी नौकरियों में समानता होगी और इसी के अंतर्गत आरक्षण आता है, ठीक है? अस्पृश्यता, अस्पृश्यता यानी छुआ-छूत का अंत किया गया था। छुआ-छूत का अंत जैसे क्या था पहले जैसे आप लोग अभी वो स्थिति आप लोगों ने कभी देखी नहीं होगी बट कोरोना में देखी होगी। कोरोना में एक-दूसरे को टच नहीं करते थे, तो उस समय आप लोग किसी मूवी में देखे होंगे कोई पंडित जी जा रहे हों नहा-वहा करके और कोई ऐसा व्यक्ति जो छोटी जाति का माना जाता है, वो उनके आस-पास से गुज़र गया या उसकी बोलते थे कि अगर छाया भी पड़ जाती है, तो भी नहाना पड़ता है। तो इसलिए ये छुआ-छूत का व्यवहार था कि उसको छोटी जात को नहीं छू सकते, वो मेरे गिलास में पानी नहीं पी सकता, वो मेरे बराबर में बैठ नहीं सकता। ये सब उस समय भ्रांतियाँ फैली हुई थी। लोग अशिक्षित थे तो कुछ भी मतलब जो भी बोला जाता था वो मान लेते थे क्योंकि उनके पास किताबें नहीं थी पढ़ने के लिए कि किताबें नहीं थी और ज्ञान ही नहीं था। वो पढ़ ही नहीं सकते थे, पढ़ने ही नहीं आता था। तो उनको पता ही नहीं था कि उचित क्या है और अनुचित क्या है, क्या सही, क्या गलत, ठीक है? तो अपनी इसलिए छुआ-छूत था तो इसमें आर्टिकल 17 के थ्रू हमारे संविधान निर्माताओं ने अस्पृश्यता का अंत कर दिया कि कोई भी अगर अस्पृश्यता वाला व्यवहार करता है कि तुम मुझे मत छुओ ये वो, तो उसके लिए कानून उसको दंड देगा। लेकिन कोरोना में ये मतलब अप्लाई किया गया था कि कोरोना में ऐसा नहीं है क्योंकि कोरोना जो था वो एक वायरस था, तो वायरस जो है वो मृत वस्तुओं पे एक्टिव नहीं रहता है। ठीक है? 1 मिनट। हाँ, तो गाइस बता रहे थे कि अस्पृश्यता का अंत मतलब कोई भी किसी को छूने पे अगर रोक लगाता है कि कोई किसी को छू नहीं सकता, तो उसके लिए संविधान में कानून बना हुआ है कि कोई भी ऐसे इस तरह का व्यवहार नहीं करेगा कि छुआ-छूत वाला कोई भी व्यवहार नहीं करेगा, ठीक है? तो आपने समझ लिया। अब आर्टिकल 18 में है उपाधियों का अंत। अंग्रेज जब थे अपने देश में, तो वो जो राजा महाराजा होते थे और जो भी छोटे-मोटे रियासतें थी, उनको कुछ उपाधियाँ दे कर के उन्हें खुशामद करने के लिए कुछ उपाधियाँ देते थे कि ये उपाधि आपको मिली है, जैसे शहंशाह की उपाधि हो गई, राजराज की उपाधि हो गई, नाइटहुड की उपाधि हो गई, केसरे हिंद की उपाधि हो गई। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को भी नाइटहुड की उपाधि मिली हुई थी। केसरे हिंद मिला हुआ था गांधी जी को उपाधि। ऐसे बहुत सारे हर एक मतलब बहुत ज्यादातर राजा महाराजा और रियासत के लोगों को अंग्रेजों ने बहुत सारी उपाधियां दी थी।
तो इस उपाधियों से क्या होता था कि लोग सबके जैसे क्या है कि समानता का अधिकार, सभी लोग एक समान हैं। इंडिया के जितने लोग हैं सभी लोग एक समान हैं। तो इसमें इसलिए जो संविधान निर्माता थे उन्होंने उपाधियों का अंत कर दिया कि अब कोई भी उपाधि कोई नहीं रख सकता है, किसी के पास कोई भी उपाधि नहीं रहनी चाहिए। ठीक है? तो उपाधि किसी के पास कोई नहीं रहनी चाहिए। लेकिन जो हम शिक्षा के द्वारा उपाधि को प्राप्त करते हैं, ठीक है? जैसे डीलिट की उपाधि और लॉ की उपाधि या जज न्यायाधीश की उपाधि या कोई सेना के थ्रू दिया मिला हुआ है या पढ़ाई के थ्रू मिला हुआ, जो भी उपाधि है वो आप धारण कर सकते हैं। जैसे हम पीएचडी कर लेते हैं तो डॉक्टर की उपाधि मिल जाती है, तो वो उपाधि हम ले सकते हैं, ठीक है? तो अगर किसी व्यक्ति को कोई दूसरे देश में उपाधि मिलती है, तो वो राष्ट्रपति से परमिशन लेके वो उपाधि को रख सकता है, ठीक है? लेकिन पहले राष्ट्रपति से परमिशन लेनी पड़ेगी। उपाधियों का सभी जो अंग्रेजों के द्वारा दी हुई या पहले की उपाधियां थी, वो सभी उपाधियों का अंत कर दिया गया। बट जो पढ़ाई से रिलेटेड उपाधि थी या सेना के द्वारा मिली हुई उपाधि थी, सेना ने जो अगर किसी को कि कोई मतलब सेना का जो कोई अधिकारी हो या सैनिक हो, उसे कोई उपाधि मिलती है, जैसे परमवीर चक्र, तो वो अपने जैसे जोड़ के बता सकता है कि परमवीर चक्र ये उपाधि रख सकते हैं। अपने नाम के साथ जोड़ करके नहीं बोल सकते हैं, लेकिन रख सकते हैं ये उपाधि, ठीक है? तो जैसे पद्मश्री मिलता है, भारत रत्न मिलता है, ये सब उपाधियां इसके अंतर्गत दी जाती हैं, ठीक है? तो ये सब उपाधियां रख सकते हैं, लेकिन जो पहले पुराने समय में जो अंग्रेजों के द्वारा उपाधि मिली हुई थी या जो उस समय देशी रियासतों राजाओं के पास उपाधि थी, उन सारी उपाधियों का अंत कर दिया गया था। लेकिन पढ़ाई से रिलेटेड अगर कोई उपाधि मिलती है, तो उसे वो रख सकते हैं, ठीक है? पढ़ाई से रिलेटेड, सेना से रिलेटेड कोई उपाधि मिलती है, तो वो उस उपाधि को रख सकते हैं, ठीक है? अब इतना आपको समझ में आ गया, तो आपको बताएंगे मौलिक अधिकार क्या होते हैं। नैसर्गिक अधिकार, मौलिक अधिकारों को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये यूएसए के संविधान से लिया गया है। आर्टिकल 12 में मूल अधिकार की परिभाषा है। 13 में मूल अधिकार का कुछ अल्पीकरण किया गया है। 14 से 18 तक के जो अधिकार हैं वो समानता का अधिकार उन्हें कहा जाता है। आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष समानता है, मतलब कानून के समक्ष समानता है, ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। आर्टिकल 15 में जाति धर्म लिंग के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 16 में सरकारी नौकरी में सभी को समानता है, बट कुछ स्थिति में आरक्षण दिए गए हैं। आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का एकदम से अंत कर दिया गया है। आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत कर दिया गया है, इसलिए उपाधियों का अंत किया गया कि सभी लोग समान हैं, लेकिन ये हम अपनी मेहनत से उपाधि पाते हैं, न कि किसी की खुशामदी से, ठीक है? उस समय जो उपाधि अंग्रेजों ने खुशामदी के लिए दी थी, वो उपाधियां अंग्रेजों ने मतलब कुछ प्राप्त करने के लिए दी थी कोई उपाधि, लेकिन ये जो है वो हम अपनी मेहनत से उपाधि पाते हैं। जैसे पढ़ाई किए, डॉक्टर की उपाधि मिली, सेना के द्वारा कोई पुरस्कार दिया जाता है, परमवीर चक्र, और खेल से जुड़ी हुई कोई उपाधि है, तो ये आप रख सकते हैं, ठीक है? अब आप हमें बताएंगे कि कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जिसे भारत रत्न मिला हुआ है, ठीक है? आपका आज का क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जिसे भारत रत्न मिला हुआ है, ठीक है? अच्छे से समझ में आ रहा है क्लास? अच्छे से पढ़िए। कोई सुझाव हो तो आप सुझाव दे सकते हैं, कुछ बताना हो तो बता सकते हैं, कोई टॉपिक पे क्लास चाहिए तो आप बता सकते हैं, ठीक है? और आपको क्लास कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू। बाय बाय।